जय हिंद। आइए आज के वीडियो में देखते हैं चैप्टर 6 जो कि पेपर 4 का है। इसमें हम लोग देखेंगे पर्यावरण की क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या प्रकोप है उसके, क्या क्या उसके विनाश हो सकते हैं, ठीक है, उससे मतलब क्या क्या नुकसान है, इस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इनसे भी पर्यावरण का ही चैप्टर है, लेकिन इसमें हम लोग पर्यावरण के प्रकोप के बारे में देखेंगे कि हम लोग पर्यावरण में किसके वजह से क्या दिक्कत हो रही है, क्या पर्यावरण मतलब हम लोग के ऊपर पर्यावरण का अगर प्रकोप बढ़ेगा तो कैसे विनाश हो सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे भूकंप आना, प्राकृतिक आपदा आना या मानवीय कारण से कोई भी आपदा आना, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप लोग इसको वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ये न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि अपनी जानकारी के लिए भी, मतलब एक जनरल नॉलेज की भी चीज़ें बढ़ेंगी। जैसे हरित गृह प्रभाव क्या है, ओजोन लेयर कैसे बनता है, तो ये सब चीज़ें भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें सुपर टेट वगैरह में ज़्यादातर पूछती हैं, जो कि साइंस से रिलेटेड हो या जो बीएड और साइंस दोनों में रिलेटेड हो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमें भरपूर एनर्जी मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। और स्टडी मटेरियल के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक पीडीएफ में भी दिया हुआ है और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पेपर 4 है पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। चैप्टर 6 है इसका, पर्यावरणीय घटनाएं, प्रकोप तथा विनाश। मतलब पर्यावरण में कौन सी घटनाएं होती हैं, इसका क्या प्रकोप है और क्या क्या विनाश होते हैं, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, चरम घटना किसे कहते हैं? एक्सट्रीम इवेंट। तो प्राकृतिक कारणों या मानव जनित कारणों, मतलब प्राकृतिक कारण से या जो मानव के हम लोगों की वजह से कोई भी कारण से घटित होने वाली वह घटना जो बिना किसी स्थिति उत्पन्न, जो विनाश की स्थिति, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ, जो विनाश की स्थिति उत्पन्न कर दें, ठीक है, उसे हम चरम घटना कहते हैं। जो विनाश की स्थिति, मतलब जिससे विनाश हो जाए, विनाश हो या होने की स्थिति उत्पन्न कर दे। जैसे भूकंप आता है, ज्वालामुखी है, चक्रवात आता है, बाढ़ है, सूखा है, ये सब क्या है? विनाश की स्थिति तो उत्पन्न करता है। बाढ़ आ गया तो कुछ खेती होगा नहीं, लोग खाएंगे बिना खाए पिए, वहाँ उन लोग का फिर जीवन बहुत वो लोग जीवन में परेशानी हो जाती है बहुत, ठीक है। या ज्वालामुखी जहाँ विस्फोट रहा, आसपास के गांव के पूरे ज़मीन को वो बंजर कर देता है, उसके ऊपर लावा पड़ा जाता है, मतलब उपजाऊ उसकी क्षमता ख़त्म हो जाती है, वहाँ रहना दुर्लभ हो जाता है। मतलब वहाँ से लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ से इतना बहुत हाई टेम्परेचर का लावा निकलता है, जिससे कि किसी के ऊपर पड़ जाए तो तुरंत वहीं का वहीं जल जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पर्यावरण प्रकोप किसे कहते हैं? देखिए प्रकोप के बारे में देखते हैं हम लोग, पर्यावरण प्रकोप किसे कहते हैं? चरम घटना के द्वारा उत्पन्न परिवर्तन के साथ समायोजन कठिन हो जाए। मतलब जो घटना हुई, चरम घटना, ठीक है, उसके द्वारा उत्पन्न परिवर्तन, मतलब जो घटना हुई, घटना से जो परिवर्तन हुआ, ठीक है। जैसे बाढ़ आई तो बाढ़ के बाद जो परिवर्तन हुआ, उसमें उसके साथ रहना मुश्किल हो जाए। मतलब बाढ़ आ गया तो सारा खेती दह गया, ठीक है, तो सारा खेती चला गया तो फिर हम लोग को वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा ना। क्या खाएगा आदमी, वहाँ रहेगा तो क्या खाएगा? तो जो वहाँ के साथ समायोजन जो है ना कठिन हो जाएगा, जन धन की अपार क्षति हो जाए, इसी को बोलते हैं पर्यावरण प्रकोप, ठीक है। जन की क्षति होगी, बाढ़ में बहुत लोग डूब जाते हैं, मर जाते हैं। धन की भी क्षति होती है, फसल बर्बाद हो गया तो जो भी पैसा लगाते हैं वो डूब गया। इसके अलावा जो उससे फसल आनी थी वो भी नहीं आया, तो बहुत नुकसान होता है, ठीक है। तो उसे हम पर्यावरण प्रकोप कहते हैं, ठीक। अगला है क्वेश्चन, पर्यावरण प्रकोप कितने प्रकार के होते हैं? देखिए पर्यावरण का प्रकोप जो है ना कितने तरीके से होता है? तो 2 तरीके का होता है। एक होता है प्राकृतिक प्रकोप, एक होता है मानव जनित प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप मतलब जो प्रकृति से हो, नेचर से, जिसमें मानव का कोई हाथ नहीं। जैसे भूकंप आ रहा है, भूकंप में कोई मानव नहीं करता, कोई ऐसी कुछ ऐसा नहीं होता मानव के द्वारा कि वो भूकंप ला दे। ज्वालामुखी विस्फोट है, वो मानव नहीं करता, ये प्राकृतिक द्वारा ऑटोमेटिक होता है। उसके जब सबका अलग अलग रीजन है, अभी हम लोग सबको पढ़ेंगे आगे, ठीक है। एक होता है मानव जनित प्रकोप, मानव के द्वारा जनित। जैसे पेड़ों की कटाई से भू संचरण होता है, जमीन का स्खलन होता है, तो ये सब क्या है? ये मानव जनित है।
पेड़ काट लिया तो वहाँ का मिट्टी का कटाई हो गया। मिट्टी की कटाई होने से पता चला कहीं पे ज़मीन धंस रहा है, या ज़मीन के नीचे से खनिज निकाल लिया, कोयला निकाल लिया और ऐसे ही छोड़ दिया, पता चला वहाँ का गांव ही नीचे बैठ गया। गांव के नीचे नीचे खुदाई करके कोयला निकाल लिया और पता चला बाद में वो गांव पूरा उसी गड्ढे में बैठ गया। तो फिर ये सब चीज़ मानव जनित हो गया प्रकोप। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के हो गए पर्यावरण का प्रकोप। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राकृतिक प्रकोप को कितने भागों में बांटा गया? अब देखिए, प्राकृतिक प्रकोप को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? ग्रहीय प्राकृतिक प्रकोप और पृथ्वीतर प्राकृतिक प्रकोप। ठीक है, ग्रहीय प्राकृतिक प्रकोप और पृथ्वीतर प्राकृतिक प्रकोप। आगे देखते हैं मानव जनित प्रकोप। अच्छा, मानव जनित प्रकोप को भी बांटा गया है। देखिए क्या है, मानव जनित प्रकोप को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मानव जनित भौतिक प्रकोप। मानव जनित भौतिक प्रकोप, जैसे इसमें क्या है, मानव जनित भूस्खलन, जो अभी एग्जाम्पल बताए कि नीचे से कोयला निकाल लिए, खुदाई करके पता चला भूस्खलन हो गया। पेड़ों की कटाई कर दिए, मृदा का अपरदन हो गया। पेड़ों की कटाई करेंगे तो मिट्टी वहाँ के कट के चली जाएगी, तो मृदा का अपरदन। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, मानव जनित भौतिक प्रकोप में आएगा। दूसरा है रासायनिक एवं नाभिकीय प्रकोप। रासायनिक प्रतिक्रिया की वजह से कुछ जो विषैले गैस निकलते हैं, या नाभिकीय विखंडन, मतलब नाभिकीय प्रकोप, जो हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी लेते हैं तो उसका भी जो साइड इफेक्ट है वो सभी प्रकोप में आएगा। तो सब मानव जनित प्रकोप। अगला है जैविक प्रकोप। जैविक प्रकोप ये है किसी भी आवास में जातियों की अचानक वृद्धि हो जाए। मतलब कोई एक पार्टिकुलर जाति का, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है टिड्डों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो खेत पूरा फसल खा जाते हैं। तो सब भी जैविक प्रकोप में आएगा। ठीक है, जैसे वो टिड्डे होते हैं ना, जैसे अभी कुछ दिन पहले पिछले साल न्यूज़ में आया था कि ये टिड्डे इतने लाखों करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं और पूरे खेत को चट कर जा रहे हैं। तो ये सब जैविक प्रकोप में आ जाएंगे। ठीक है, किसी पार्टिकुलर जाति का संख्या इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो डिस्टर्बेंस करेगा। ठीक है, या कमी भी हो जाने से दिक्कत है। जैसे मान लीजिए जो उपजाऊ ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन में क्या है, केचुआ वगैरह ये सब बहुत हेल्प करते हैं किसानों को। केचुआ की मान लीजिए संख्या एकदम से ख़त्म हो जाए, 0 हो जाए, क्या होगा, ज़मीन की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। तो वो भी एक प्राकृतिक प्रकोप में आएगा। ठीक है, तो कमी या ज़्यादा होने से किसी भी चीज़ के मतलब कैसे भी नुकसान होने लगे तो हो गया जैविक प्रकोप, जैविक की वजह से। ठीक है, अगला देखते हैं प्राकृतिक प्रकोप किसे कहते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक प्रकोप पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होने वाले, या वायुमंडल या बाहर से उत्पन्न होने वाले जो प्रकोप हैं, जो मानव को भारी क्षति पहुंचाते हैं, यानी जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दे, भारी क्षति पहुंचाए। जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप पृथ्वी के अंदर से होता है, बाढ़ सूखा बाहर से होता है। ठीक है, तो इसके वजह से जो भी क्षति पहुंचाए, ये सब प्राकृतिक प्रकोप है। इसमें मानव का कोई रोल नहीं कि बाढ़ आ गया तो मानव ने बारिश करा दी और बाढ़ हो गया, ये सब। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसमें प्राकृतिक का ही वजह से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रहीय प्राकृतिक प्रकोप किसे कहते हैं? तो ग्रहीय प्राकृतिक प्रकोप मतलब पृथ्वी की आपदाएं, जो भी पृथ्वी पर आपदाएं आ रही हैं वो सब ग्रहीय प्राकृतिक प्रकोप में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ग्रहीय प्राकृतिक प्रकोप को कितने भागों में बांटा गया है? ग्रहीय प्राकृतिक प्रकोप को 2 भागों में बांटा गया है। एक है पार्थिव या अंतर्जात प्रकोप, पार्थिव या अंतर्जात। दूसरा है वायुमंडलीय या बहिर्जात। देखिए, नाम से ही आपको याद रख लेना है इसका डेफिनेशन, पार्थिव या अंतर्जात। अंतर्जात माने अंदर से जो हो रही है, जैसे पृथ्वी के आंतरिक कुछ परिवर्तन की वजह से जो प्रकोप आ जाए, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब पृथ्वी के अंदर की परिवर्तन से कुछ ना कुछ अंदर की प्लेटें खिसकती हैं या कुछ अंदर का तापमान बढ़ता है जिससे ज्वालामुखी या भूकंप होते हैं। ठीक है, इस अंदर की वजह से जो दिक्कत है, जो प्रकोप आए, वो अंतर्जात प्रकोप कहते हैं, जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी विस्फोट इत्यादि ये सब। ठीक है, दूसरा है वायुमंडलीय या बहिर्जात प्रकोप। वायुमंडलीय मतलब वायुमंडल से या पृथ्वी के बाहरी, जो अंदर से नहीं, बाहर से। ठीक है, जैसे तूफान, चक्रवात, शीतलहरी, लू चलना, ये सब क्या है, वायुमंडलीय या बहिर्जात प्रकोप। ठीक है, ये भी प्राकृतिक ही है, लेकिन ये वायुमंडलीय या बहिर्जात है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप प्रकोप क्या होता है? अब देखिए, भूकंप भी एक तरह का प्रकोप है, ये क्या होता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जैसे भूकंप प्रकोप, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय दशाओं में परिवर्तन एवं
विवर्तनीय घटनाओं के कारण पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में तापीय दशाओं मतलब उसका तापमान का कुछ बदलने की वजह से कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा या विवर्तन होगा। कुछ ना कुछ प्लेटें, जो पृथ्वी के अंदर कई सारी प्लेटें होती हैं जो खिसकती हैं इधर से उधर, तो उसके कारण जो मतलब अंदर मान लीजिए 2 प्लेट है इधर उधर खिसकती है, तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों प्लेट आपस में ऐसे टकराती है, तो टकराती है तो कुछ ना कुछ भूचाल होता है वहाँ, तो वही भूचाल की वजह से भूकंप आ जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो भूकंप, उसकी वजह से जो परिवर्तन आ रहा है वही भूकंप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप की तीव्रता एवं परिमाण किससे मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है रिक्टर स्केल, या एक और होता है भरकली मापक। भरकली मापक से भी भूकंप की तीव्रता को नापते हैं, लेकिन आज के डेट में हम लोग रिक्टर स्केल से नापा जाता है। ठीक है, ये भी एक नापने का कोई तरीका था, ठीक, भरकली मापक। ठीक है, लेकिन आज के डेट में हम लोग रिक्टर स्केल से नापते हैं, जिसकी रेटिंग 0 से 9 तक होती है। अभी तक मैक्सिमम 8.9 तक भूकंप आया है। प्रकृति के बारे में कोई नहीं जानता आगे क्या हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप किस कारण से होता है? भूकंप होने का क्या कारण है? तो बताए ना, पृथ्वी के अंदर किसी भाग में असंतुलन, कोई भी भाग में जहाँ पृथ्वी के अंदर असंतुलन हुआ, ठीक है, तो असंतुलन होने से वहाँ कुछ ना कुछ अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है, यह असंतुलन ज्वालामुखी विस्फोट, प्लेट संचलन आदि द्वारा हो सकता है। मतलब कहीं मान लीजिए ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो कहीं ना कहीं अंदर भूचाल होगा, तो उसकी वजह से हो सकता है उसके आसपास के इलाकों में भूकंप आ जाए। ठीक है, या कुछ ऐसा परिवर्तन हो जो प्लेटें खिसकती है, बताए ना, तो प्लेटें खिसकने से उससे भी भूकंप आ सकता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भूकंप से बचने का क्या क्या उपाय है? तो भूकंप से बचने के बहुत सारे उपाय हैं। पहले तो जो घर वगैरह बनाने हैं भूकंप रोधी बनाने चाहिए। आर्किटेक्चर नक्शा बोल देंगे कि हमें भूकंप रोधी बनवाना है, तो वो उसी हिसाब से नक्शा बनाएगा, तो भूकंप में वो झटके को बर्दाश्त कर सकता है और उसमें मकान नहीं गिरेगा, और मकान नहीं गिरेगा तो अंदर के लोग सुरक्षित रहेंगे। दूसरा है, भूकंप के समय खुले मैदान में रहना। जैसे भूकंप आए तुरंत घर के अंदर से निकलिए बाहर, और बाहर खुले मैदान में चले जाइए। तो खुले मैदान में रहने से अगर मान लीजिए घर वगैरह गिरता भी है बाय द वे, तो सुरक्षित रहेंगे। तो ये सब चीज़ें भूकंप से बचने के उपाय हैं। अगर बाय द वे जगह नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि घर से बाहर हम जाएं और निकलें, तो घर के अंदर ही किसी सेफ जगह, जैसे कोने में सर छिपा के बैठ जाइए, या टेबल के नीचे बैठ जाइए, ताकि कोई कंस्ट्रक्शन टूट के गिरता भी है तो टेबल से सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा कर लीजिए, और सर को ढके रहिए ताकि सर पे चोट न लगे। सर को बचाए रखेंगे तो बाकी हाथ पैर पे चोट लगेगा ठीक हो जाएगा, लेकिन सर पे चोट लगा तो नहीं ठीक होगा, क्योंकि सर में जो ब्रेन के अंदर सर, ये जो सर है ना, सर के अंदर ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो भी कोशिकाएँ होती हैं उनके अंदर फिर से सही होने की क्षमता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए उंगली कट गया तो उसको हम बैंडेज लगा देंगे, फिर वो उंगली सही हो जाएगा, लेकिन ब्रेन के अंदर अगर कोई भी सेल टिश्यू डैमेज हो जाता है तो फिर वो रिकवर नहीं करता। ठीक है, इसीलिए ब्रेन के बचाने के लिए भगवान ने भी बहुत मजबूत खोपड़ा दिया है। और कभी भी एक्सीडेंट होता है ब्रेन में, अगर किसी को चोट लग जाता है तो फिर उसका बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होता है। इसीलिए हेलमेट के लिए बहुत बार गवर्नमेंट भी प्रयास करती है, और अपने को भी सुरक्षित रहने के लिए हेलमेट लगाया जाता है, क्योंकि ब्रेन का सबसे बड़ा कमजोरी है इसके अंदर जो सेल हैं, वो सेल फिर से वो डेवलप करके नया सेल नहीं बना सकते। वो लोग नया, ब्रेन के अंदर नया सेल बनाने का वो सिस्टम है ही नहीं। ठीक है, जैसे कहीं उंगली कट गया, कहीं घाव हो गया और भी शरीर के दूसरे पार्ट में, तो वो क्या होता है, वो फिर से धीरे धीरे सेल डिवीजन होकर वहाँ भर जाता है, घाव भर जाता है, फिर पहले जैसी हो जाती है। लेकिन ब्रेन की जो कोशिकाएँ हैं उनका जो बनावट है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, मतलब वो कोशिका जितनी है उतनी ही रहेंगी। ठीक है, इसलिए ब्रेन को चोट लगने से बचाना चाहिए, और भगवान ने भी उनको बचाने के लिए बहुत मजबूत सा वो खोपड़ी दिया है। ठीक है, तो ब्रेन का एक बारे में ये चीज़ जान लीजिए कि ब्रेन के जो सेल होते हैं, कोशिका होती हैं, वो नया कोशिका विभाजन करके नया कोशिका वहाँ बनाने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, जो एक बार आ गया सो आ गया, बस वही रहेगा। इसलिए ब्रेन में एक बार चोट लग गया तो फिर वो आदमी का बचना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी बीमारियाँ हैं, अलग अलग नाम से बीमारियाँ हैं, ब्रेन हेमरेज है या जो भी। ठीक है, तो आप लोग ब्रेन को सुरक्षित रखिए। तो कोशिश करिए जब भी भूकंप आए तो ब्रेन को बचाएं, सर को ढक लें किसी ऐसे चीज़ से ताकि हम बचे रहें। ठीक, अगला है, सुनामी किसे कहते हैं? तो समुद्री जल से गुजरने वाली तरंगे या समुद्र की लहरें। मतलब समुद्र की लहरें जब बहुत, जैसे आप समुद्र के किनारे अगर कोई गया होगा, देखे होंगे, तो लहरें बार बार आते रहती हैं, समुद्र के अंदर से बाहर की तरफ लहरें चलती रहती है।
लेकिन जब वही लहरों का स्पीड बढ़ जाता है और उनका साइज बढ़ जाता है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें आने लगे, बहुत तेज़ी से आए, बहुत स्पीड में आए, उसी को सुनामी कहते हैं। उसके कुछ रीजन होते हैं, उस रीजन से सुनामी आते हैं। कोई चक्रवात, कोई हवाओं की गति बढ़ जाती है जिससे वो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, उस वजह से सुनामी आ जाती है। ऐसे लहरें तो छोटी मोटी लहरें तो समुद्र के किनारे आती रहती हैं, लेकिन जब वही लहरें अपना विशालकाय रूप ले ले तो ये सुनामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भूस्खलन क्या है। भूस्खलन क्या है? जब चट्टानें प्राकृतिक या मानवीय कारणों से, थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, प्राकृतिक या लिख दिया है, प्राकृतिक या मानवीय कारणों से टूटकर गिरने लगे, न किसी भी प्राकृतिक कारण से या मानवीय कारण से टूट कर गिरने लगे, तो उसको बोलते हैं भूस्खलन। जैसे मान लीजिए कहीं रोड है, पता चला रोड के अंदर की ज़मीन खोखला हो गया और पूरे रोड अंदर भट गई, तो मतलब वहाँ गड्ढा टाइप में हो जाएगा। तो वहाँ के क्या, वहाँ का रोड अंदर चला गया तो बोलेंगे वहाँ भूस्खलन से रोड क्षतिग्रस्त हुआ है। ऐसा आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे। तो ये प्राकृतिक कारण या मानवीय कारण से किसी भी तरीके से ज़मीन वहाँ की बैठ जाए नीचे तो उसको भूस्खलन कहेंगे। यह ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। ठीक है, ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी क्या होता है। देखिए, पृथ्वी के अंदर से गर्म पदार्थ, लावा इत्यादि का तेज़ी से बाहर की तरफ निकलना। मतलब पृथ्वी के अंदर कुछ हलचल हुआ, भूचाल आया, तो उसमें से कभी कभी क्या होता है कि अंदर से जो गर्म पदार्थ, जिसको लावा बोलते हैं, मैग्मा कहते हैं, वो बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, और वो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, इसी को ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, और जो आसपास में जहाँ भी उसका लावा गिरता है, मैग्मा गिरता है, वहाँ की चीज़ों को क्षतिग्रस्त कर देता है। घर पे गिरा, घर डैमेज, खेतों में गिरा, खेत की फसलें इत्यादि सबको ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकोप है, विपदा है। ठीक है, देखिए ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी का भी प्रकार है। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब जो लगातार अंदर अभी निकल रहा है लावा बाहर की तरफ, तो उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, एक्टिव है, मतलब अंदर से कुछ ना कुछ निकल रहा है बाहर की तरफ, जब तक निकलता रहेगा तब तक वो एक्टिव ज्वालामुखी होगा, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, मतलब वो कभी कभी निकलेगा, कभी कुछ देर के लिए बंद होगा, फिर कुछ देर में निकलेगा, कुछ टाइम बाद बंद, पता चला 1-2 महीना नहीं निकला, फिर उसके बाद निकलना चालू, मतलब उसका कोई ठीक नहीं, कभी निकला कभी नहीं निकला, तो उस टाइप को बोलेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी। अगला है निष्क्रिय ज्वालामुखी। निष्क्रिय ज्वालामुखी क्या है? जिससे उद्गार निकलना बंद हो गया हो, अंदर एकदम क्लियर उद्गार बिल्कुल नहीं निकल रहा, उसको बोलेंगे निष्क्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चक्रवात, ये सब पर्यावरण के प्रकोप हैं, पर्यावरण के ही चैप्टर में पढ़ना है। पहले हम लोग चैप्टर में पढ़े पर्यावरण के बारे में, ठीक है, प्रदूषण वगैरह के बारे में, सब पर्यावरण को कैसे बचाएं, कैसे रखें। ये है पर्यावरण के प्रकोप, वो पर्यावरण कैसे हम लोगों को क्षतिग्रस्त कर रहा है, मानवीय कारण से या प्राकृतिक कारण से। ठीक है, इस चैप्टर में अगला चैप्टर है, उसको अभी अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन है चक्रवात क्या होता है। मूसलाधार बारिश के साथ तूफानी हवाओं का चलना है चक्रवात, मतलब मूसलाधार बारिश हो रहा है और तूफानी हवाएं चल रही हैं, वो है चक्रवात। गोल गोल हवा घूमेगा इधर से उधर, मतलब इतना तेज होता है चक्रवात का, इतना भयंकर। आप लोग देखे होंगे न्यूज़ वगैरह में, गाड़ी तक उड़ा ले जाता है। 4 व्हीलर पता चला पार्क किए थे पार्किंग में, चक्रवात के बाद पता चला मिल रहा है कहीं और, इधर उधर, मतलब बहुत तेज़ी से हवा, 400-500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती है। हवा का कोई मतलब लिमिट है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, इन जनरल हम बता रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा हो सकती है। और बारिश भी मूसलाधार होगा, मतलब उसमें जीवन यापन ठप कर देता है सारा, बहुत जनधन की बहुत नुकसान होते हैं। ठीक है, घर वगैरह डैमेज हो जाता है, पोल, बिजली के खंभा ये सब गिर जाते हैं, मोबाइल टावर वगैरह सब ध्वस्त हो जाता है। ठीक है, ये सब ज़्यादातर उसमें आता है। अगला क्वेश्चन वही है, चक्रवात अधिकतर किस क्षेत्र में आता है? चक्रवात अधिकतर समुद्रीय तटीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि समुद्र से हवाएं बहुत चलती हैं। वही हवाएं जो आती हैं, कभी कभी हवाओं का स्पीड ज़्यादा हो जाता है और बारिश के साथ आने लगता है, तो वो सब चीज़ें चक्रवात का रूप ले लेती है, सुनामी का रूप ले लेती है। सुनामी में देखे ही थे, सुनामी में कितना नुकसान हुआ था, कितने लोग मरे थे, कोई हिसाब ही नहीं था। ठीक है, तो ये सब है ज़्यादातर समुद्री तटीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगला है बाढ़ किसे कहते हैं? बाढ़, जब पानी अपने प्रवाह मार्ग से न बहकर, वह नहीं है बह है, बहकर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाए, उसे बाढ़ कहते हैं। जैसे मान लीजिए बारिश हुआ या कहीं से भी पानी आया और वो प्रवाह जो नाला बना हुआ उस नाले से न जाकर, मान लीजिए कहीं
जिस जहाँ नाला जा रहा है वहाँ पानी फुल हो गया, उसके आगे उसकी क्षमता ख़त्म हो गई कि उसमें जा पाए पानी, तो फिर पानी क्या अगल बगल के गाँव में इलाकों में भरने लगता है। इसी को बाढ़ कहते हैं। ठीक है, मतलब पानी अपना मार्ग जिस मार्ग से बह रहा है उससे न जाके आसपास के क्षेत्रों में फैल जाए, उसे बाढ़ कहेंगे। बाढ़ के क्या क्या कारण हैं? देखिए बाढ़ के क्या क्या कारण हैं। वर्षा की अनिश्चितता, मतलब वर्षा पता चला खूब हो रही है, बहुत हुए जा रही है वर्षा, तो इसके बाढ़ आ सकता है। दूसरा है नदी तल पर अधिक मलबा का जमा हो। जैसे मान लीजिए नदी है, नदी में पानी फ्लो रहा है, कभी कभी क्या होता है इससे कि नदी के जो तल होते हैं ना उसमें मलबा वगैरह सब भरते जाते हैं और वहीं जम जाते हैं। जमे रहेंगे तो मतलब नदी का जो है गहराई कम हो गया, तो गहराई कम होने से नदी पहले जितना पानी को फ्लो करके ले जा रहा था, अब गहराई कम हो गई तो कम पानी को ले जाएगा, तो पानी का फ्लो वहाँ कम हो जाएगा। ठीक है, कम पानी निकल पाएगा वहाँ से। तो जब पानी बारिश के दिनों में जब पानी का जब ज़्यादा फ्लो आएगा तो वहाँ से तो कम ही निकल रहा है, तो बाकी एक्स्ट्रा पानी जो है आसपास के इलाकों में फैल जाएगा। ठीक है, आसपास के इलाकों में फैल जाएगा तो फिर वही बाढ़ की स्थिति पैदा कर देगा। अगला है नदी के धारा में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए, जैसे आप लोग सुने होंगे बिहार में क्या है, बिहार में एक है नदी कोसी नदी। ठीक है, उसको बोलते हैं बिहार का शोक, मतलब उसका कोई धारा फिक्स ही नहीं है। आज इस सीज़न में इस रास्ते बह रही है, अगले सीज़न में हो सकता है किसी और रास्ते, मतलब उसका रास्ता कोई फिक्स ही नहीं है। हर साल वो अपना रास्ता बदलते रहती है, किसी को पता नहीं आज कब अपना वो रास्ता बदल दे। तो जब रास्ता बदल देगी तो क्या होगा, और रास्ता इसलिए बदलता है क्योंकि उसका जब बारिश की नदी है, मतलब बारिश का पानी उसमें बहुत आता है, तो बारिश की पानी तो बरसात में ही इतना ज़्यादा पानी उसमें आ जाता है कि उसका फ्लो बहुत ही ज़्यादा होगा। जब फ्लो जब ज़्यादा हो जाता है ना तो उसका रास्ता ऑटोमेटिक बदल जाता है। ठीक है, फ्लो की ज़्यादा फ्लो होने की वजह से वो रास्ता फोर्स के मतलब कभी किधर जिधर मर्जी उसकी उधर बह जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक फिक्स रास्ता है तो वहाँ लोग घर ना बना, पता चला कि जो रास्ता वहाँ छोड़ा गया है, पता चला दूसरे तरफ बदल गया, वहाँ उधर घर गांव है तो गांव वगैरह में चली गई पानी, पूरा डूब गया गांव। ठीक है, तो उसका फोर्स इतना ज़्यादा रहता है, पानी का बहाव इतना तेज़ रहता है कि वो अपना रास्ता बार बार बदल देती है, और बार बार बदलने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, किसी को पता ही नहीं किस रास्ते बह जाए। ठीक है, तो ये भी एक बाढ़ का कारण है कि नदी के धारा में परिवर्तन। फिर अगला है नदी मार्ग में मानव निर्मित व्यवधान। मान लीजिए नदी के ही बीच में कोई बड़ा सा कंस्ट्रक्शन बना दिया गया, तो उसका क्या धारा बदल जाएगा तो बाढ़ आएगा। तो ये भी कुछ मानवीय कारण से भी बाढ़ आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला है तटबंधीय और तटीय अधिवास। ठीक है, पता चला कुछ लोग ऐसे भी जैसे कुछ लोग क्या गवर्नमेंट भी कराती है, मतलब बाढ़ जिधर ज़्यादा आता है उधर के नदी के जो तट है ना उसको घेर देते हैं, बांध देते हैं। ठीक है, पता चला उधर से पानी तो जिधर बाढ़ आ रहा था उधर बाढ़ आना बंद हो गया, लेकिन जो वो पानी इधर आ रहा था, अब इधर का पानी कहीं ना कहीं तो और जाएगा ना, पता चला इसके इधर नहीं आ रहा, अब किसी और जगह जा रहा है तो उधर बाढ़ आएगा। तो इस तटबंध जो होता है ना, तटबंध की वजह से भी एक इलाका सुरक्षित होता है तो दूसरा इलाका खतरे में आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाढ़ के नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं। देखिए उपाय क्या क्या है। पहला है वृक्षारोपण करिए। वृक्षारोपण से तो हर चीज़ फ़ायदा है, फ़ायदा छोड़ के घाटा है ही नहीं, हर चीज़ में फ़ायदा है। ठीक है, तो वृक्षारोपण बाढ़ को नियंत्रित कर सकता है बहुत हद तक। दूसरा नदी तटों का निर्माण, जैसे जिस इलाके में ज़्यादा, जैसे अभी बताया ना नदी तट का निर्माण करते हैं, तो जहाँ ज़्यादा बाढ़ आ रहा है, हर साल बाढ़ आ रहा है, उधर के नदी के तट को बांध के रूप में बना दिए, तो पानी इधर नहीं आएगा, और उसको उसी हिसाब से समुचित रूप से व्यवस्था कर दें कि उसका पानी दूसरे तरफ निकले। पता चला इधर घेर दिया तो दूसरे तरफ तो बाढ़ आएगा, तो उसको ऐसा व्यवस्था करें कि उसका जो पानी है कहीं ना कहीं अपने रास्ते से वो निकल जाए। ठीक है, तो नदी तट बंधों का निर्माण करना। तीसरा है आवासीय स्थल को ऊँचा करना, और जो रहने वाला जगह है ना थोड़ा सा हाइटेड बनाना। ठीक है, जितना हाइट पे हम लोग नॉर्मल देखें कि बाढ़ का पानी इतने हाइट तक आता है, तो उससे थोड़ा सा ऊंचा बनाना। तो क्या है, बाढ़ का पानी आएगा भी तो कम से कम लोग सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, अगला है जल निकासी का प्रबंध। और जो जल निकासी का है ना, जो बाढ़ का पानी आ रहा है तो भाई अचानक से ज़्यादा पानी आ गया तो फैल गया, लेकिन अगर जल निकासी का प्रबंध रहेगा तो धीरे धीरे पानी निकल भी जाएगा। नहीं तो ज़्यादा दिन अगर पानी रुक जाए तब तो बाढ़ के अलावा बीमारी इतना हो जाएगा कि लोग मरने लगेंगे, नुकसान और ज़्यादा हो जाएगा। और जल निकासी का प्रबंध रहेगा तो पानी जो आ रहा है 1-2 दिन में फिर निकलने भी धीरे धीरे निकलने लगेगा। ठीक है, जल निकासी का भी प्रबंध होना चाहिए अगर बाढ़ से बचना है तो। ठीक है, अब देखिए बाढ़ के बाद अगला है क्वेश्चन सूखा से। बाढ़ का उल्टा सूखा, जहाँ पानी ही ना हो। तो सूखा क्या होता है? सूखा जल की कमी को कहते हैं, मतलब जहाँ जल की कमी हो जाए, वर्षा न होने पर सूखा की स्थिति पैदा होती है।
ठीक है, बारिश नहीं होगा तो सूखा की स्थिति पैदा होगी। अगला क्वेश्चन है ग्रहेतर या पृथ्वीतर प्रकोप क्या है? ग्रहेतर या पृथ्वीतर देखिए क्या है वही चीज़ जो अभी सब हम लोग पढ़ लिए, लेकिन उसका नाम अलग लग रहा है थोड़ा, ठीक है वही चीज़। पृथ्वी के बाहरी बृहदकार वस्तुएं जैसे एस्ट्रॉयड, उल्कापिंड वगैरह, जैसे उल्कापिंड इत्यादि का जो पृथ्वी के बाहर से जो उल्कापिंड है वो आके पृथ्वी से टकरा गया, और पृथ्वी के टकराने से अगर कोई वहाँ विनाशकारी समस्या उत्पन्न हो गई तो उसको बोलेंगे ग्रहेतर या पृथ्वीतर, ठीक है। मतलब उल्कापिंड के गिरने से पृथ्वी पर अगर कोई आपदा की स्थिति आती है, मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे उल्कापिंड गिर गया, उल्कापिंड बहुत सारे ऐसे एस्ट्रॉयड हैं, कॉमेट हैं जो इधर उधर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। कोई ऐसा होता है जिसके किसी कारण से वो टूट जाता है, टुकड़ा हो जाता है, उसका टुकड़ा हो सकता है कभी कभी पृथ्वी पे समुद्र में आए दिन गिरते रहता है, तो कभी हो सकता है पृथ्वी पे गिरे और वहाँ के अगर जान माल को नुकसान पहुँचाता है तो उसको बोलते हैं ग्रहेतर या पृथ्वीतर प्रकोप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव जनित प्रकोप क्या होता है? मानव जनित, नाम से ही स्पष्ट है, मानव से होने वाला जो प्रकोप है, ठीक है, उसे मानव जनित प्रकोप कहते हैं। तो मानव जनित प्रकोप क्या है? मानव की वजह से कोई आपदा आना, जैसे विषैले रसायनों का जमाव, नाभिकीय विस्फोट, ये सब चीज़ मानव की वजह से अगर आ रहा है तो उसे मानव जनित प्रकोप कहेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा रसायन है, विषैला रसायन बना रहा है, या कुछ ऐसा फैक्ट्री है जिसका काम हो रहा है और उसका जो आउटलेट है, जो उसका रिजेक्टेड है, कोई विषैला केमिकल निकल रहा है, उसको अब ज़मीन में छोड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो नुकसान करेगा ना। जिस मिट्टी पे जाएगा उस मिट्टी को दूषित कर देगा, उसको बंजर बना सकता है, या उसमें जो भी खेती होगा उस फसल में भी वो उसका जो विषैलेपन है उस फसल में भी आ जाएगा, फिर उसको लोग खाएंगे तो नुकसान, मतलब ये सब चीज़ें हो सकती है, ठीक है। या नाभिकीय विस्फोट, ये सब मानव ही तो करा रहा है। नाभिकीय विस्फोट कराने से, जैसे मान लीजिए ये जो बम है, ये नाभिकीय बम, न्यूक्लियर बम, ये सब क्या है? ये सब टेस्टिंग, पहले टेस्टिंग होता है, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट बनाए और टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग में भी कुछ ना कुछ प्रभाव होता है, नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, ये सब मानव जनित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हरित गृह प्रभाव क्या है? देखिए हरित गृह प्रभाव हालांकि हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं ये पिछले चैप्टर में, ठीक है। इसमें बस थोड़ा सा हल्का सा बता दे रहे हैं। अगर हरित गृह प्रभाव जानना है तो आपको पिछले चैप्टर देख लीजिए, ठीक है, उसमें पूरा डिटेल है। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो वायुमंडल, क्योंकि ये भी नुकसान करता है और प्रकोप को हम लोग पढ़े कि पर्यावरण में क्या प्रकोप है, इसलिए इसका यहाँ नाम आ गया, ठीक है। नुकसान कैसे करता है भी देख लेते हैं। वायुमंडल में वायुमंडल में मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है मानव जनित हो, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना बढ़ने से, कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस होती है, ये उष्मा का शोषण कर लेती है, उष्मा को अंदर अपने सोख लेती है, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश से जो उष्मा आया उसको ये अवशोषित कर ली, ठीक है। जितना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ही ज़्यादा उष्मा का अवशोषण हो जाएगा, उतना ही जितना ज़्यादा उष्मा का अवशोषण होगा उतना ही जो शरीर कर रहे हैं, ये जो भूतल है पृथ्वी का जो सरफेस है उतना ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और गर्मी होने से काफ़ी नुकसान होगा। जैसे हो सकता है भाई पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा ना, और बढ़ेगा तो हो सकता है बर्फ़ों, जो ध्रुवों पे बर्फ़ है वो पिघलने लगेंगे, पानी का लेयर बढ़ जाएगा, फसलों में नुकसान करे, फसलों का जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा वो लोग सूखने लगेंगे फसल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसका नुकसान है, अभी आगे देख लेंगे। लेकिन यही है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उष्मा का अवशोषण कर लेता है, मतलब उष्मा को सोख लेता है, ठीक है। तो जो भी टेम्परेचर आ रहा है सनलाइट का तो आने के लिए आ गया, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम रहता तो वापस भी चला जाता है, लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा उष्मा का अवशोषण हो गया, तो ज़्यादा अवशोषण होने से टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है। यही है हरित गृह प्रभाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव को बचने के क्या उपाय हैं? देखिए यहाँ भी आगे वृक्षारोपण, तो हरित गृह प्रभाव से बचने का वृक्षारोपण करने से कैसे बचेगा? तो वृक्ष क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसके बदले में ऑक्सीजन दे देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीजन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो उसमें का अवशोषण कम होगा तो टेम्परेचर भी कम बढ़ेगा, ठीक है। तो वृक्षारोपण हर चीज़ में फ़ायदेमंद है, इसलिए सरकार हमेशा वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते रहती है। बाकी अपने को भी एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से वृक्षारोपण करने चाहिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइए। पेड़ों को काटने से पहले 100 बार सोचिए कि एकदम नितांत आवश्यक है तो बिल्कुल, मतलब काटना तो चाहिए ही नहीं, बट एकदम नितांत है
तो ही काटें, लेकिन एक कट रहा है तो उसके जगह कई सारे पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, हरा पेड़ तो बिल्कुल नहीं काटना है, हरा पेड़ काटना भी एक अपराध है, अगर गवर्नमेंट में कोई कंप्लेन कर दे तो फिर कार्रवाई भी हो सकता है, तो हरा पेड़ काटना नहीं चाहिए। ठीक है, कहीं आप देखे होंगे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ हरा पेड़ है तो उसको उसी हिसाब से मॉडिफाई करके कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, आप लोग देखे होंगे फेसबुक वगैरह पर या कहीं रियल में भी देखे होंगे। ठीक है, तो पेड़ों की कटाई जितना ही कम होगा और जितना ही पेड़ों का रोपण वृक्षारोपण ज़्यादा होगा उतना ही पर्यावरण भी अच्छा रहेगा, हम लोग भी अच्छे रहेंगे, सब चीज़ अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव से बचने के क्या उपाय हैं। हरित गृह प्रभाव से बचने के उपाय देखिए, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, वन रोपण, नहीं हरित गृह प्रभाव से वृक्षारोपण करने से, वन रोपण का मतलब बहुत सारे वृक्ष रोप दिए, मतलब वो वन की तरह हो जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वन रोपण, मतलब वन ही वन बना दिया जाए। जैसे मान लीजिए 1-2 पेड़ को लगाना वृक्षारोपण, मान लीजिए 100 पेड़ लगवा दिया गया, तो वो जो 100 पेड़ जहाँ लगा वो एक वन हो गया, तो उसी को बोलते हैं वन रोपण। ठीक है, आइए देखते हैं अब ओजोन गैस। ओजोन गैस कैसे बनता है, पहले देखते हैं ओजोन गैस कैसे बनता है, उसके बाद फायदा नुकसान देखेंगे। तो वायुमंडल में ओजोन का निर्माण एक स्वाभाविक प्रक्रिया, अपने आप वायुमंडल में ओजोन का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है, जब सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी सतह से टकराती है, मतलब सूर्य की किरणें जब ऊपरी सतह पर टकराती हैं, ठीक है, तो उच्च ऊर्जा विकिरण से, वहाँ पे ऊर्जा का बिखराव होता है, उच्च ऊर्जा विकिरण से, ठीक है, ऑक्सीजन के कुछ अणु ऑक्सीजन से ही मिलकर, मतलब ऑक्सीजन का एक अणु दूसरे ऑक्सीजन से मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। मतलब ओजोन कुछ नहीं है, ये ऑक्सीजन का ही अलग रूप है। जैसे ऑक्सीजन को हम लोग O2 से डिनोट करते हैं, O2, और ओजोन O3 है, मतलब 2 ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन के साथ मिलकर 3 ऑक्सीजन हो गया, O3 बना लिया, तो उसको बोलते हैं ओजोन। ठीक है, O2 से अगर O3 हो गया, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं, O2 से O3, एक और ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गया, तो O3 को ऑक्सीजन ओजोन बोलते हैं। तो ओजोन का फार्मूला क्या हो गया, O3। ठीक है, तो ओजोन का निर्माण, ओजोन और कुछ नहीं, ये ऑक्सीजन का ही है। ऑक्सीजन अपने दूसरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक नया ऑक्सीजन बना देता है, वही है O3, उसको ओजोन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका लाभ क्या है, ओजोन परत की क्या लाभ है। देखिए लाभ क्या है, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है, मतलब हानिकारक पराबैंगनी किरण को रोक देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे त्वचा कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। जैसे अगर वो पराबैंगनी किरण पूरा के पूरा आने लगे धरती पे, पृथ्वी पर, सबको त्वचा कैंसर हो जाएगा, फिर आदमी धीरे धीरे, मतलब किसी का त्वचा सही रहेगा नहीं, किसी कोई चर्म रोग, किसी कोई चर्म रोग होता रहेगा। ठीक है, और एक्सट्रीम है त्वचा कैंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत नष्ट कैसे होता है। देखिए कैसे नष्ट होता है, कैसे नुकसान होता है ओजोन परत कैसे। तो ओजोन को CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाता है, मतलब सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये ओजोन परत में छेद बना देता है, पराबैंगनी किरण डायरेक्ट चली आएगी। ठीक है, तो इसका बैन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, CFC गैस कहाँ पर प्रयोग की जाती है। CFC गैस भाई ये कहाँ यूज होता है, यूज होता है जहाँ पर ठंडा करने वाला उपकरण है, जैसे एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, या जो हम लोग स्प्रे वगैरह लगाते हैं ना, ठंडा ठंडा लगता है। ठीक है, तो उस सब में भी CFC, लेकिन ऐसा पहले की चीज़ है, अब नया चीज़ पे उसको बदल दिया गया है, उसको धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है ताकि ओजोन परत सुरक्षित रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31, ओजोन परत को नष्ट होने से क्या नुकसान, मतलब ओजोन परत अगर नष्ट हो रहा है, क्षय हो रहा है, तो क्या क्या नुकसान है। देखिए नुकसान क्या है, ओजोन परत नष्ट होने से सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आसानी से पहुंच जाएंगी, मतलब डायरेक्ट, पहले क्या ओजोन परत है तो यहाँ से पराबैंगनी किरण को वापस कर दे रहा है, जब ये ओजोन नष्ट हो गया, जैसे मान लीजिए इससे पतला हो गया या हट गया, तो डायरेक्ट पराबैंगनी किरण आ जाएगा, और नीचे आने से क्या होगा, चर्म रोग हो गए, स्किन का कैंसर होगा, शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगा, मतलब बहुत सारे बीमारी हो जाएगा। ठीक है, तो ओजोन परत बहुत ही ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ओजोन की कमी से जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा ओजोन की कमी से। ठीक है, तो ओजोन की कमी से देखिए मेन चीज़ वही है, पराबैंगनी किरण को रोक रहा है, तो ओजोन की कमी हो जाएगी, तो पराबैंगनी किरण नहीं रुकेगी और पराबैंगनी किरण डायरेक्ट ज़मीन पे आएगा, और वहाँ से क्या, पराबैंगनी किरण की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगेगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से अगर कोई ठंडा इलाका है तो गर्म इलाके, मतलब वो जलवायु वहाँ का परिवर्तन होने लगेगा। ठीक है, ठंडा प्रदेश है तो धीरे धीरे गर्म प्रदेश होने लगेगा, जहाँ मतलब मेन थिंग है गर्मी वहाँ का बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ने लगेगा। ठीक है,
तो ओजोन की कमी के कारण वायुमंडल में सूर्य के विकिरण का न्यूनतम अवशोषण होगा, ठीक है, न्यूनतम अवशोषण, जिससे भूतल का तापमान बढ़ेगा, ठीक है। मतलब सूर्य ओजोन क्या है, कमी रहेगा तो वो कम ही पराबैंगनी किरण को वापस करेगा, तो बाकी सब नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, भूतल का तापमान बढ़ेगा, जैसे हिमालय की बर्फ पिघल जाएंगे और निचला भाग पानी में डूब जाएगा, तो कई तरह की दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है। तो वायुमंडल जलवायु क्या है, जलवायु गर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन की कमी से मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मनुष्य के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है ओजोन की कमी से। पहला देखिए, ओजोन की कमी के कारण पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि होगी। भाई देख जानी गए क्यों वृद्धि होगी, जिससे गोरे लोगों में, देखिए गोरे लोगों में त्वचा कैंसर हो जाएगा। मतलब जो इफेक्ट आएगा ना, ऐसा नहीं सांवले पे नहीं आएगा, कम आएगा, ज़्यादा इफेक्ट आएगा गोरे लोगों पे, ठीक है। तो जो लोग सांवला हैं खुशी मनाइए कि वो लोग पराबैंगनी किरण से सुरक्षित हैं एक लिमिट तक। मतलब सेम पराबैंगनी किरण आ रही है तो उसमें गोरे लोग को ज़्यादा नुकसान करेगी, सांवले लोग को कम करेगी, या काले लोग को कम करेगी, ठीक है। तो गोरे लोगों में त्वचा कैंसर का ज़्यादा संभावना है, ठीक। दूसरा, मनुष्यों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। अगला है, अधिक पराबैंगनी किरणों के कारण उत्पन्न विषैले कोहरे, जैसे कोहरा होता है ना, तो विषैला कोहरा होगा, जिससे मनुष्य के अंदर जो है ना श्वसन तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो श्वसन तंत्र में उनका इफेक्टिव मैंने दिक्कत होगा, श्वसन तंत्र उनका खराब होने लगेगा कोहरा की वजह से। विषैला गैस हो, विषैला चीज़ अंदर जाएगा, धीरे धीरे फेफड़े में दिक्कत आने लगेगा। अगला है, पराबैंगनी किरणों के कारण तापमान में वृद्धि हो जाएगी, और तापमान में वृद्धि होने से क्या होगा, खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा। कैसे खाद्य संकट, कोई भी फसल देंगे लगाएंगे वो जल जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा तो ज़्यादा तापमान में क्या सूख जाएगा, खाद्य संकट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अधिकांश फसलें नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, ओजोन परत की रक्षा तथा अनुरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो देखिए ओजोन परत इतना महत्वपूर्ण है, हम लोग जान गए, तो उसकी रक्षा करना तो जरूरी है ना। तो उसकी रक्षा हम लोग कैसे करेंगे, उसका सुरक्षा कैसे करेंगे। देखिए पहला पॉइंट है, ओजोन को नष्ट करने वाला, जो उसको नष्ट कर रहा है पहले उसी को आप नष्ट करें, तभी तो। ओजोन को नष्ट करने वाले रसायन जैसे CFC के उत्पन्न तथा उपभोग में कमी, मतलब या तो उसको पैदा ही ना करें, अगर करें तो उसका उपयोग बहुत कम करें, जहाँ एकदम अर्जेंट हो वहीं करें। इसको कमी करेंगे तो जो CFC जाकर ओजोन परत में छेद करा था वहाँ कम CFC जाएगा तो कम छेद करेगा, ठीक है। तो इस पर बैन होना चाहिए CFC के प्रयोग पे, ठीक। दूसरा है, ओजोन नाशक रसायनों के स्थान पर ऐसे विकल्प रसायन का उपयोग करें जिससे ओजोन पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। मतलब ऐसा केमिकल जिससे ओजोन परत को नुकसान हो रहा है, उस केमिकल की जगह ऐसे केमिकल का यूज करें जिससे ओजोन परत का नुकसान न हो, ठीक है, मतलब अच्छे से रहे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ से नुकसान हो रहा है ओजोन परत, उसी चीज़ को बंद कर दो तो ओजोन परत फिर ऑटोमेटिक बन रहा है, ऑटोमेटिक बनते जाएगा, फिर सुरक्षित हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या कारण है। तो सबसे पहला तो कारण है ग्लोबल वार्मिंग का औद्योगिकीकरण, ठीक है। औद्योगिकीकरण से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। कैसे, तो दिन पर दिन कल कारखाना लग रहा है, उसका धुआं निकल रहा है, उससे हरित गृह प्रभाव वाली गैसें निकल रही हैं। भाई कहीं ना कहीं इंडस्ट्री है तो कुछ ना कुछ वहाँ जलाया जाएगा, कोयला जलेगा या गैस जलाएगा, कुछ भी जलाया जाएगा। तो कुछ कोयले के जलाने से क्या है, हरित गृह प्रभाव को उत्पन्न करने वाली जो गैसें, हरित गृह गैसें, वो निकलती हैं। ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो हरित गृह प्रभाव बढ़ेगा और उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब वहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, औद्योगिकीकरण से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। अगला है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन का यह मुख्य उत्सर्जन मुख्यतः कोयले, तेल, प्राकृतिक गैसों इत्यादि के जलने से होता है। तो कोई भी इंडस्ट्री होगा जहाँ कोयला जलाया जाता है, तेल जलाया जाता है, प्राकृतिक गैस यूज होता है, तो ये सब जब जलेगा तो वहाँ से क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसें निकलेंगी, और ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देंगी। तो वही है, वार्मिंग होगा। वार्मिंग मीन्स हीटिंग होगा। तो ग्लोबल मीन्स पूरा जग, पूरा पृथ्वी ही का ही तापमान बढ़ने लगेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होगा, ग्लोबल मतलब पूरा, ग्लोब जैसा होता है ना, ग्लोब पूरे पृथ्वी को बोलते हैं, तो वही ग्लोबल, और वार्मिंग मीन्स गर्म होना, गर्म होना, वही है वार्मिंग। वार्म का मतलब होता है गर्म। तो पूरा पृथ्वी का टेम्परेचर ही बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। तो उस ग्लोबल वार्मिंग का हरित गृह प्रभाव, जो हरित गृह गैस से हैं उनके बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जाएगा। तो इसको भी कम करना है, इसका भी नुकसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा स्थान जो खेती योग्य ना हो, है ना, जहाँ मिट्टी नहीं है,
मिट्टी में ही तो खेती होगा, बालू में तो होता नहीं है, पहाड़ों पे तो होता नहीं है, पत्थरों पे तो होगा नहीं। तो ऐसा स्थान जो खेती योग्य ना हो उसे मरु स्थल, मरु मतलब मरा हुआ, स्थल मतलब जहाँ मरी हुई मिट्टी हो उसको मरु स्थल कहते हैं। ठीक, अगला है मरुस्थल कितने प्रकार का होता है। देखिए मरुस्थल कितने प्रकार का होता है। मरुस्थल 3 प्रकार का होता है। रेतीला मरुस्थल जहाँ रेत ही रेत हो, बालू ही बालू हो। चट्टानी मरुस्थल जहाँ पठार हो, चट्टान हो। पथरीला मरुस्थल जहाँ कंकड़ पत्थर सब मिक्स रूप से हो। तो रेतीला मरुस्थल होता है जैसे बालू वगैरह क्या है ना, कभी कभी ऐसा होता है बालू क्या तेज़ हवाओं के साथ उड़ते हैं, तो उड़ने के साथ साथ इतनी बल्क में उड़ते हैं कि कहीं जैसे मान लीजिए उपजाऊ ज़मीन है उसके ऊपर इतना मोटी परत बिछा दी है बालू की, उड़ के वहाँ पर चला गया, तो वहाँ की जो मिट्टी नीचे दब गई, ऊपर का जो मोटी परत बालू की बिछ गई, तो उस बालू पे तो खेती नहीं होगा। तो इस टाइप की चीज़ों को रेतीला मरुस्थल कहेंगे। चट्टानी मरुस्थल जो पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है, पथरीला है, वो है पहाड़ी इलाका जो है वो चट्टानी मरुस्थल है। और पथरीला मरुस्थल मतलब जैसे हवा से बालू का कण उड़ा, तो बालू तो उड़ गया, जो महीन था उड़ गया, या मिट्टी थी, मिट्टी हवा के साथ उड़ गई, लेकिन उसके साथ जो भारी भारी कंकड़ पत्थर बच गए, तो कंकड़ पत्थर पथरीला मरुस्थल है। मतलब मिट्टी उड़ गई, जो बच गया कंकड़ पत्थर जो हेवी है हो गया पथरीला मरुस्थल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा किस तकनीक से कराई जाती है। कृत्रिम वर्षा आप जो जान लीजिए, कृत्रिम वर्षा भी कराई जाती है, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम है जिससे वजह से जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ बारिश कराया जाता है। ठीक है, तो उसके किस तकनीक से कराया जाता है, तो उस तकनीक का नाम है क्लाउड सीडिंग। कृत्रिम वर्षा किस तकनीक से होता है, क्लाउड सीडिंग, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग से कराई जाती है। ठीक है, अब देखिए ये कृत्रिम वर्षा कैसे कराई जाती है, देख लीजिए क्या सिस्टम है इसका, क्लाउड सीडिंग कैसे होता है। तो क्लाउड सीडिंग तकनीक में विमान की मदद से सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायन से बादलों पर बमबारी की जाती है। याद रख लीजिए केमिकल का नाम सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड से बादलों पर बमबारी की जाती है। ठीक है, मतलब बादलों पे सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है बहुत तेज़ी से। ठीक है, जिससे क्या होगा, जलवाष्प एक स्थानों पर इकट्ठा होगा, मतलब जो भी इधर उधर बिखरे हुए जलवाष्प हैं वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, और इतना इकट्ठा हो जाएंगे कि बादल जो है ना बरसने की अवस्था में आ जाते हैं और वो बारिश होने लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ है कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग। मतलब उसमें सिल्वर आयोडाइड का बमबारी कराएंगे, मतलब उसको बहुत तेज़ी से छिड़काव कराएंगे सिल्वर आयोडाइड का, जिससे अगल बगल की जो बारिश की बूंदें हैं सब एक जगह इकट्ठा हो गई, और इतना इकट्ठा होने से वहाँ पे बारिश की स्थिति पैदा कर देती है। ठीक है, इस तकनीक में 2 विमानों की आवश्यकता होती है, मतलब 2 विमान अलग अलग ऊंचाई पर रहते हैं और उस हिसाब से अपना एडजस्टमेंट करके करते हैं जिससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है इको हेल्थ किसे कहते हैं। इको हेल्थ है पर्यावरण तथा स्वास्थ्य का मिला जुला रूप, मतलब जहाँ का पर्यावरण जैसा है उससे वहाँ की कैसी स्वास्थ्य स्थिति है उसको बोलते हैं इको हेल्थ। जैसे जहाँ का पर्यावरण अगर अच्छा होगा, पर्यावरण अच्छा है, तो स्वास्थ्य वहाँ का स्वास्थ्य, वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, तो हो गया इको हेल्थ। ठीक है, अगला है स्तंभ विगालन किसे कहते हैं। स्तंभ विगालन मतलब बर्फ़ की चट्टानों को पिघलना, मतलब बर्फ़ की चट्टानें जब जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, चट्टानें पिघलेंगी। कौन सी, बर्फ़ की चट्टानें। तो बर्फ़ की चट्टानें के पिघलने को ही बोलते हैं स्तंभ विगालन। स्तंभ विगालन टर्म हो गया, किसको बोलेंगे, बर्फ़ की चट्टानों को पिघलने को। ठीक है, अच्छा ये रहा अंतिम क्वेश्चन। होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।